वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम साउथ ईस्ट एशिया पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ कंप्लीट की। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार ये डिटेल में कंप्लीट किया। हमने खमेर रूस के बारे में पढ़ा और देखा कि कैसे एक तानाशाही शासन लोगों की विशेष को निगेट करते हुए अपने विम्स को लोगों पर पोज करना चाहता है, लेकिन विश्व भर में जहाँ पर भी ऐसे शासन हुए, समाज ने, जनता ने उसे नकारा है और एक नए ऑर्डर की स्थापना हुई। आज हम आगे बढ़ेंगे और हम इंसुलर रीजन के बारे में देखेंगे। हमने अब तक देखा है कि साउथ ईस्ट एशिया दो हिस्सों में बटा रहता है, द मेनलैंड रीजन एंड द इंसुलर रीजन। इंसुलर रीजन के अंदर जो कंट्रीज़ आती हैं आप जानते हैं, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, ईस्ट तिमोर या जिसे तिमोर लेस्टे भी कहते हैं, फिलीपींस। तो इंडोनेशिया तो मैंने बोल ही दिया। आप एक बार इस इमेज को देख लीजिए, आपको मैटर क्लियर हो जाएगा। देखिए, इसे हम मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया मान के चलते हैं। दिस वन इज द मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया। बर्मा, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ये सब हमने मेनलैंड में पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दिस इंसुलर रीजन। इंडोनेशिया पढ़ेंगे इसमें, मलेशिया पढ़ेंगे इसमें, ब्रुनेई होगी, फिलीपींस होगा, ईस्ट तिमोर होगा इसमें, सिंगापुर होगा इसमें। ये कंट्रीज़ हम पढ़ेंगे। इंसुलर मतलब जो आइसोलेटेड है, जो कटा हुआ है। ओके, इस कॉन्टेक्स्ट में इस शब्द को ऐसे प्रयोग में किया गया। क्या खासियतें हैं इस जगह की, मतलब इस रीजन को जब हम पढ़ते हैं इसकी खासियतें क्या हैं? देखिए, इसकी इंसुलैरिटी ही इसकी खासियत है। इस इंसुलैरिटी का मेन पर्पज़, जो मेन रीज़न है, पर्पज़ कह रहा हूँ, सॉरी, जो मेन रीज़न है वो है बहुत सारे आइलैंड्स का होना, छोटे बड़े कई आइलैंड्स का होना। अकेला इंडोनेशिया ही 17,500 के अराउंड आइलैंड से बना है। फिलीपींस 7,100 आइलैंड से बना है। कैन यू इमेजिन? तो इस तरह से बहुत सारे छोटे बड़े आइलैंड्स का होना। अब इतने सारे आइलैंड्स जब हैं तो एक कंटिन्यूस लैंड मास नहीं ऑब्ज़र्व हो रहा है, तो ये लाजमी सी चीज़ है कि हर आइलैंड पर डिस्टिंक्ट कल्चर, कस्टम, मैनर इवॉल्व हो जाएगा। तो डिस्टिंक्ट कल्चर, कस्टम, मैनर, ये यहाँ की निशानियाँ हैं, जिसको मैं सीधी भाषा में कहूँ तो सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी बहुत हाई है। तो ये जो सारा का सारा इंसुलर रीजन है, ये हाई लेवल ऑफ डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। सामाजिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर बहुत डाइवर्सिटी नज़र आती है। इवन इकोनॉमिक लेवल पर बहुत डाइवर्सिटी है। क्यों? जहाँ एक तरफ सिंगापुर 100% अर्बन है, वहीं दूसरी तरफ ईस्ट तिमोर 90% एग्रीकल्चरिस्ट है। इसे मैं कल्चर में ही एक्सप्लेन कर रहा था, इसलिए मैंने इकोनॉमी लिखा नहीं, लेकिन इकोनॉमिक डाइवर्सिटी भी बहुत है। ओके, तो ये एक ड्रास्टिक फ़र्क देखते हैं आप इन दोनों के बीच में, है कि नहीं? तो बहुत बड़े स्तर की डाइवर्सिटी है, उसके बेस में ये इंसुलैरिटी ही है। आइलैंड्स का अलग थलग रहना और आइलैंड रीजन अलग अलग तरह के फिज़िकल फीचर्स से प्रभावित होना। फिज़िकल फीचर्स के रूप में अगर देखें तो यहाँ पर जो फिज़िकल फीचर्स को जन्म देने के पीछे का कारण है मेनली वो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हैं। इन टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के कारण ही इतने सारे नंबर ऑफ़ आइलैंड्स यहाँ एग्जिस्टेंस में आए। टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के कारण आपको यहाँ पर वॉल्केनिक रॉक्स मिलती हैं, माउंटेन्स मिलते हैं, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स मिलते हैं, आपको फोल्डेड लैंडफॉर्म्स भी मिलते हैं, माउंटेन्स भी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के कारण ये सारे मल्टीपल आइलैंड्स एग्जिस्टेंस में आए और इन्हीं टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ ने
फिज़िकल लैंडफॉर्म्स को शेप किया, जो फिज़िकल लैंडफॉर्म्स आज वहाँ पर हैं। आपको एक तरफ हाई राइज माउंटेन्स मिलेंगे, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं मलेशिया के बोर्नियो आइलैंड की प्रोविंसेस की बात करूं, तो आपको वहाँ पर बहुत आराम से 13,000 फीट के अराउंड के माउंटेन भी मिल जाएंगे। वहीं इंडोनेशिया के मैं न्यू गिनी आइलैंड की बात करूं, तो वेस्ट पापुआ रीजन में आपको बहुत आराम से 16,000 फीट के अराउंड आइलैंड माउंटेन्स मिल जाएंगे। आई बात समझ में? लेकिन दूसरी ही तरफ आपको बहुत ही लो लाइंग कोस्टल प्लेन्स भी मिलेंगे। कोस्टल प्लेन एरिया तो माउंटेन्स हैं, लो लाइंग कोस्टल प्लेन एरियाज़ हैं, प्लेच्यूज़ हैं, और रिवर प्लेन्स हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। तो प्लेच्यू, कोस्टल प्लेन्स यानी कि बहुत ही लो लाइंग एरियाज़, बहुत ही हाई राइज माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। तो इस तरह की फ़िज़िकल फीचर्स की डाइवर्सिटी के पीछे का एक रीज़न टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ रहा है, और उसके बाद हुई वेदरिंग और इरोजनल एक्टिविटीज़। ओके, फिज़िकल फीचर्स की वेरिएशन में अगर जाएं तो एक चीज़ है जो यहाँ पर सिमिलर है, वेरिएशन नहीं दिखाती, वो क्या है? द क्लाइमेट। और मेजॉरली ये सारे इंसुलर रीजन इक्वेटर के सराउंडिंग में ही हैं, और इक्वेटर के सराउंडिंग में होने के कारण क्लाइमेट टाइप ए है। क्लाइमेट टाइप ए है। टाइप ए क्लाइमेट में यहाँ पर मेजॉरली आपको दोनों ही तरफ से मॉनसून्स प्रभावित करते दिखेंगे। आपको साउथ वेस्ट से जाते हुए साउथ वेस्ट मॉनसून्स प्रभावित करते दिखेंगे, जो मोस्टली मई से अक्टूबर के रीजन तक प्रभावित करेंगे। और दूसरी तरफ आपको रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट से आते हुए मॉनसून्स प्रभावित करते दिखेंगे, जो मोस्टली नवंबर से मार्च तक प्रभावित करेंगे। ओके, सो इस कारण से आप कह सकते हैं कि अराउंड द ईयर रेनफॉल रिसीव होता रहता है। हाई प्रेसिपिटेशन रीजन है, टाइप ए क्लाइमेट है, मतलब कि हाई हीट एंड ह्यूमिडिटी रीजन है। यही कारण है कि फिर इस क्लाइमेट की सिमिलरिटी तो हुई, इसमें उतनी डाइवर्सिटी नहीं, बट इस क्लाइमेट के कारण बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डाइवर्सिटी मिलती है इन द बायोटिक वर्ल्ड, यानी कि खास तौर पर वेजिटेशन में बहुत डाइवर्सिटी है। आप सब जानते हैं कि इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन यानी कि टाइप ए क्लाइमेट या एवरग्रीन फॉरेस्ट एरिया, ये पूरे वर्ल्ड के सभी फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा डाइवर्स फॉरेस्ट माने जाते हैं। ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक एरिया में टाइप ए इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन में जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, सदाबहार वन, सबसे ज़्यादा डाइवर्स फॉरेस्ट माने जाते हैं। सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ ऑफ फ्लोरा दैट इज़ द वेजिटेशन एंड फौना दैट इज़ द एनिमल, वो यहीं पर एग्जिस्ट करती हैं। तो ये डाइवर्सिटी भी आपको यहाँ पर बेअंत मिलेगी, बेअंत डाइवर्सिटी। ओके, इसके अलावा जिन कारणों से ये क्षेत्र खास रूप में जाना जाता है, उसमें टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ जो मैंने अभी बताई, उसमें से मेन एस्पेक्ट है द वॉल्केनोज़। ये क्षेत्र वॉल्केनोज़ से बहुत प्रभावित इलाका है। इंडोनेशिया में सुमात्रा और जावा द्वीप के बीच आपको एक वॉल्केनो मिलेगा, दैट इज़ क्राकाटोआ वॉल्केनो। 1883 में जब ये इरप्ट हुआ था वायलेंट मैनर में, तो आप समझ लीजिए कि पूरे के पूरी पृथ्वी को इसकी ऐश, इसकी राख की चादर ने घेर लिया था। 2 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर फॉल कर गया था। कई वर्षों तक पर्यावरण स्थिर नहीं हो पाया था, स्टेबल नहीं हो पाया था। और ये अब तक के पृथ्वी के इतिहास में जो हम जानते हैं सबसे वायलेंट वॉल्केनिक इरप्शन था क्राकाटोआ। इट इज़ इन द इंडोनेशिया। ओके, और ऐसा माना जाता है कि 5 इंच तक हर हफ्ते इसकी ऊंचाई बढ़ती रहती है।
इसकी ऊंचाई बढ़ती रहती है, रिसाव होता रहता है, वॉल्केनिक इरप्शन स्लोली चलती रहती है। कई मुल्क यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर आपको हर हफ्ते में 15-15, 20-20 अर्थक्वेक विटनेस होते हैं। उनमें से कई तो नोटिस भी नहीं होते, रिक्टर स्केल पर इतने कम होते हैं। तो बहुत ही हाई अर्थक्वेक यानी कि इंटेंस अर्थक्वेक जोन है, फ्रीक्वेंसी भी उनकी ज़्यादा है, बहुत नंबर में आते हैं यहाँ पर। वॉल्केनिक इरप्शंस यहाँ पर एक्टिव वॉल्केनोज एग्जिस्ट करते हैं और वो भी बड़े नंबर में एग्जिस्ट करते हैं। डिज़ास्टर की फॉर्म में ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स। तीसरी बड़ी चीज़ है कि जो कंट्रीज़ हैं यहाँ की वो अक्सर प्रभावित रहती हैं टाइफून्स या कह लीजिए साइक्लोन्स से। साइक्लोन्स और टाइफून से प्रभावित रहते हैं ये मुल्क, ओके, क्योंकि उस बेल्ट में आते हैं। हम इसके बारे में देखेंगे। डन। तो ये कुछ फीचर्स इस क्षेत्र के, जिस क्षेत्र को हम पढ़ने जा रहे हैं। एथनिक लेवल पर बहुत ही हाई डाइवर्सिटी है, तो नेचुरली लिंग्विस्टिक जब मैंने कह ही दिया कल्चरल डाइवर्सिटी है, तो खान पान, पहनावे, भाषा, रहन सहन, इन सब चीज़ों की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होगी। अलग अलग एथनिक ग्रुप अलग अलग कंट्री में मेजॉरिटी ग्रुप में इस्टेब्लिश्ड होंगे। आई बात समझ में? अलग अलग एथनिक ग्रुप अलग अलग कंट्री में मेजॉरिटी ग्रुप के रूप में इस्टेब्लिश होंगे, लेकिन बहुत सारे अदर एथनिक ग्रुप्स भी होंगे जो माइनॉरिटीज़ की फॉर्म लिए होंगे। रिलीजन में बहुत डाइवर्सिटी नज़र आती है इस क्षेत्र में। लैंग्वेजेस की बहुत सारी डाइवर्सिटी है इस क्षेत्र में। तो इस रीजन की एक खासियत है इसकी डाइवर्सिटी, और उसके पीछे एक बड़ा रीज़न है इसकी इंसुलैरिटी होना। दूसरा बड़ा रीज़न है डिफरेंट कल्चर्स के साथ इसके एक्सचेंजेस, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है द पीरियड ऑफ कॉलोनियलिज्म। इसके इंसुलर कैरेक्टर यानी कि डिफरेंट आइलैंड्स की फॉर्म में बटे होने के कारण डिफरेंट कॉलोनियल पावर का डिफरेंट आइलैंड पर रूल हुआ। जैसे डचेस का आप जानते हैं मेजॉरली इंडोनेशियन आर्किपेलेगो पर कंट्रोल हो गया, लेकिन उसमें भी ध्यान देने योग्य चीज़ ये है कि पुर्तगाल का भी कंट्रोल था इन इंडोनेशियन आइलैंड के एक लेसर सुंदा आइलैंड पॉइंट पे। वो क्या है? दैट इज़ द तिमोर आइलैंड। तो तिमोर आइलैंड के आधे हिस्से पर चाहे डच का कंट्रोल था, लेकिन आधे हिस्से पर पुर्तगाल का। और उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि जो मैं ईस्ट तिमोर कंट्री की बात करता हूँ, उसकी 98% पॉपुलेशन रोमन कैथोलिक्स है। और वो रोमन कैथोलिक्स क्यों है? ड्यू टू द पोर्तुगीज़ कंट्रोल। फिलीपींस की 90% पॉपुलेशन रोमन कैथोलिक्स है। क्यों? ड्यू टू द स्पेनिश कंट्रोल। लेकिन वहीं मलेशिया में कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स दोनों ही हैं, ड्यू टू द ब्रिटिश कंट्रोल। तो अलग अलग कॉलोनियल पावर्स का कंट्रोल रहा, ब्रिटिशर्स का, स्पेनिश, डच, पोर्तुगीज़, और बाद में अमेरिका का भी कंट्रोल आया फिलीपींस पे। 1898 की अमेरिकन स्पेनिश वॉर के बाद फिलीपींस पे कंट्रोल अमेरिका का हो गया, और अमेरिकन इम्पैक्ट वहाँ नज़र आता है। वहाँ का एक बहुत ही फेमस लोकल ट्रांसपोर्टेशन का मोड है, वाहन है, जिसे कहते हैं जीपनी। और जीपनी वहाँ पर क्यों है? क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के दौरान विश्व भर में जो अलाइड पावर्स हैं उन्होंने जीप को यूज़ किया था एज अ लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन मोड, और उसके बाद वो जीप्स वहीं रह गई उन्होंने मुल्कों में। और फिर उसके खुले डुले होने के कारण, उसका मजबूत ढांचा होने के कारण, उसकी रॉबस्ट खासियत, सड़कों में खड्डे हैं, बिना सड़क कहीं भी ले जाओ, तो वो वर्ल्ड ओवर फेमस हुई। भारत में जीप कल्चर कितना फेमस हुआ आप सोचिए। तो इसलिए जीपनीज़ आर वेरी फेमस हैं, और आज की डेट में वो वहाँ के कल्चर का हिस्सा हैं फिलीपींस की। और कारण अमेरिकी प्रभाव इसका कारण है। आज वहाँ पर बड़ा BPO सिस्टम है, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग यूनिट्स हैं। बड़े स्तर पर फिलीपींस के लोग कॉल सेंटर की सर्विसेज दे रहे हैं उन मुल्कों को जो मुल्क इंग्लिश स्पीकिंग हैं, जबकि लंबे समय तक तो फिलीपींस स्पेनिश लैंग्वेज के लोगों के द्वारा कंट्रोल रहा। फिर वो इंग्लिश स्पीकर कैसे हो गए? वो जो वहाँ पर एक 40 के साल का अमेरिकन कंट्रोल हुआ उसकी वजह से। तो इस वजह से लैंग्वेजेस वाइज, रिलीजन वाइज, एग्रीकल्चरल या इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस वाइज जो डाइवर्सिटी है उसके पीछे बड़ा कारण, जसनीत मेरी बच्ची, कॉलोनियल रूल है। और डिफरेंट आइलैंड पर डिफरेंट कॉलोनियल रूलर का आना। और फिर एक समय आया जब जापानीज़ इंपीरियलिज्म की वजह से
जापान ने भी इस क्षेत्र को कंट्रोल किया, उसके भी अपने प्रभाव हैं यहाँ पर। ओके, तो बहुत सारे रीजंस जिसके कारण से विविध क्षेत्र है ये, बहुत विविधता को पढ़ेंगे हम यहाँ पर जब भी पढ़ेंगे। यही डाइवर्सिटी जो है कई बार सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का काम करके जो नेशन है उसकी भावना को पनपने नहीं देती और आपको सेपरेशन की टेंडेंसीज भी नज़र आती हैं। जैसे इंडोनेशिया में तिमोर क्षेत्र में ईस्ट तिमोर अलग हुआ ना, उसने खुद को, अरे क्या है ये, उसने खुद को अलग किया। वेस्ट पपुआ लड़ाई लड़ रहा है लंबे समय से अलग होने की, और वहीं इंडोनेशिया के सुमात्रा के वेस्टर्न रीजन में असेह प्रोविंस अलग होने के प्रयास कर रही है लगातार। तो इस तरह की अलग होने की कोशिशें भी रही हैं। आओ समझें इस क्षेत्र को, मज़े लेते हैं, पढ़ते हैं, कुछ अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। जो वीडियोज़ अब भेजता हूँ ग्रुप में, जैसे कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के, जैसे मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस के क्या फ़ैसले, कैसे पानी की तरह समझ आते हैं, कैसे वो 6 मिनट के वीडियो में जो भी एंकर बोल रहा है आपको उसकी बैकग्राउंड स्टोरीज़ कितनी डिटेल में पता होती हैं, कैसे वो वीडियो आप 1 मिनट में समझ गए बहुत डिटेल में, जिसके अंदर किसकी बात हुई, मंगोलिया के लामा की नियुक्ति की। वो खबर आप समझ गए क्योंकि आपने डिटेल में वो सारा कॉन्फ्लिक्ट बुद्धिज़्म का और चीन सरकारों का पढ़ लिया है। तो इसी तरह से ये जादू है कि आप जब सब्जेक्ट्स को इस अप्रोच से पढ़ते हैं तो रोज़मर्रा के जीवन में हो रही नई डेवलपमेंट्स आप विद इन मिनट्स गेन कर जाते हैं कि ये 6 मिनट की वीडियो के पीछे मेरी 60 दिन की नॉलेज खड़ी है जो मैंने इस टॉपिक को डेवलप करने में लगाई है, और वो जितना समझाना चाहता है मैं समझ गया। मोहम्मद बिन सलमान के सारे स्टेटमेंट्स आप समझ गए होंगे, फ्यूचर इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर के, विजन 2030 को लेकर के, ईरान और यमन के साथ संबंधों के सुधार को लेकर के, अमेरिका के साथ उनके स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप से आगे बढ़ते हुए आज चीन, भारत और रशिया के साथ स्ट्रेटजिक रिश्तों की बातें हो रही हैं इस चीज़ को लेकर के। ये आप कैसे समझ पाए? क्योंकि ऑर्गेनिकली अब आपने वो क्षेत्र सारा डिटेल में पढ़ लिया है, सारे कॉन्फ्लिक्ट्स अंडरस्टैंड कर लिए हैं। बाकी आपकी किस्मत है कि आप इन चीज़ों को सुनते पढ़ते हैं या नहीं, इससे तो कोई अश्योर नहीं कर सकता। वो तो किस्मत है सबकी अपनी अपनी, मालिक तो देने वाला है, मुकद्दर तुम्हें बनाना है कि नहीं? चले, जिस ज़मीन ने ठान लिया हो कि उसे धंसना है, उसकी नींव को कितना भी पक्का करो, इमारत कभी बुलंद बनेगी नहीं। चलें, शुरुआत करते हैं मलेशिया से। देखो मीना, जो मलेशिया है ये छोटे छोटे उन आइलैंड से मिलके बना जिन पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था। 17th सेंचुरी के सेकेंड हाफ के दौरान, 17th सेंचुरी कह रहा हूँ, नो 1700 के सेकेंड हाफ के दौरान ब्रिटिशर्स का कंट्रोल इन इलाकों में बढ़ा। छोटे छोटे आइलैंड्स को उन्होंने कंट्रोल किया। इन आइलैंड्स को अगर मैं 2 बड़े एरियाज़ में डिवाइड करूं तो एक वेस्टर्न रीजन बनता है, एक ईस्टर्न रीजन बनता है। वेस्टर्न रीजन में 2 इम्पॉर्टेंट सिटीज़ आप कह लीजिए आती हैं, दैट इज़ पेनांग और सिंगापुर, पेनांग और सिंगापुर। और इसी तरह से इन दोनों के नाम देख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, फिर आपको समझ में बेहतर आ जाएगा। दिखा के ही करा देते हैं। सारावाक और सबाह, सारावाक और सबाह। तो ध्यान से देखिए, ये वेस्टर्न रीजन, ये ईस्टर्न रीजन, ये थाईलैंड इस्थमस जिस पर लोकेटेड है ये वेस्टर्न रीजन, जिसे मैं मलेशियन पेनिनसुला भी कह सकता हूँ या मले पेनिनसुला कह सकता हूँ। 3 तरफ से पानी से घिरा है, एक तरफ से लैंड से कवर्ड है। ओवरऑल इमेज अगर लें तो ये 2 क्षेत्र जिन्हें साउथ चाइना सी डिवाइड करता है, इन 2 से मिलकर के आज का मलेशिया बनता है। शुरुआत के समय में ये सभी छोटे छोटे जितने भी आइलैंड हैं ये मिलकर के एक फेडरेशन कहलाया करते थे, द मले फेडरेशन। ओके, ये एक फेडरेशन के रूप में थे। 1963 तक
ये फेडरेशन के रूप में ही रहेंगे। ओके 1963 में कोई ज्वाइन होगा और फिर ये कंट्री ऑफ मलेशिया हो जाएंगे। कौन ज्वाइन होगा हम वो समझते हैं। तो 1700 से ब्रिटिशर्स का कंट्रोल चलता आ रहा है। छोटे छोटे अलग अलग आइलैंड्स उन्होंने जीत लिए, कंट्रोल कर लिए। जो वेस्टर्न रीजन है पेनांग और सिंगापुर से जाना जाता है और ईस्टर्न रीजन सारावाक और सबाह से जाना जाता है। जो वेस्टर्न रीजन है उसने 1957 में अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी और एग्जिस्टेंस में आ गया द फेडरेशन ऑफ मलेशिया, जिसे मैं मले फेडरेशन कह के पुकार रहा हूँ। ये 1957 में एग्जिस्टेंस में आ गया। आगे चल कर के 1963 में इसमें बोर्नियो आइलैंड के रीजन में जो सरावाक और सबाह हैं हमने अभी देखे, उन्होंने आकर के ज्वाइन कर लिया। तो 1963 में उनके ज्वाइन होते ही ये फेडरेशन आज के समय में जो मुल्क का नाम है उस नाम से जानी जाने लगी, यानी कि मलेशिया। इसका नाम हो गया मलेशिया। ओके लेकिन 1965 में इससे निकल गया ही एक रीजन जो फिर एक कंट्री बनी, दैट इज़ सिंगापुर। सिंगापुर इससे बाहर हो गया। तो 1965 तक सिंगापुर इसी का हिस्सा था। 1965 में सिंगापुर ने खुद को इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में डिक्लेयर कर दिया। और अभी भी आगे चलते हुए ब्रिटिशर्स पूरी तरह से यहाँ से निकले नहीं हैं। जो ईस्ट में बोर्नियो आइलैंड में सरावाक और सबाह है, उसके बीच अगर आप देखें तो आपको ये नज़र आएगा दिस ब्रुनेई। ब्रुनेई ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट रहा कब तक? 1984 तक। उसके बाद फिर ब्रुनेई खुद को एक इंडिपेंडेंट कंट्री यानी कि सल्तनत ऑफ ब्रुनेई डिक्लेयर कर गया और ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट सिस्टम ख़त्म हो गया। तो सारावाक और सबहे में से ब्रुनेई का क्षेत्र एक अलग देश है। ओके ये एक कहानी रही 1957, 63, 65, 84। इतनी बात क्लियर? आगे चलें। तो ये है मलेशिया, दो क्षेत्रों से मिलकर के बना, एक वेस्ट में एक ईस्ट में। मलेशिया की खासियतें क्या हैं उसे समझें। नेचुरल सी बात है कि टाइप ए क्लाइमेट रीजन यहाँ पर इन्फ्लुएंस होगा, उसे मुझे अब दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं। साल में 2 पैटर्न ऑफ रेनफॉल होते होंगे, सारा साल बरसात होती होगी। क्लियर? समाज को समझने की कोशिश करते हैं, सोसाइटी को, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सोसाइटी को जब समझते हैं तो 60% मुस्लिम पॉपुलेशन है, 60% मुस्लिम है, 20% बुद्धिस्ट हैं, 10% क्रिश्चियन हैं, 6% के अराउंड हिंदूज़ रहते हैं। ओके ये अलग अलग तरह की पॉपुलेशन ग्रुप्स यहाँ पर रहते हैं। और इसके अलावा जो एनिमिस्ट बिलीफ रखते हैं, द इंडिजीनियस ग्रुप, द ट्राइबल पीपल, उनके अपने बिलीफ हैं, अपना बिलीफ सिस्टम है। अब यहाँ से क्लियर हो गया कि प्रिडोमिनेंटली मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम्स का डोमिनेशन काफ़ी ज़्यादा है। और यही कारण है कि मलेशिया एक इस्लामिक स्टेट की तरह काम करता है। इस्लामिक स्टेट मतलब मलेशिया का ऑफिशियल रिलीजन है, दैट इज़ इस्लाम। इतनी बात क्लियर? और ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज़ मलय। मलय इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज और इस्लाम इज़ द ऑफिशियल रिलीजन। इतनी बात क्लियर हुई? मलय ग्रुप के लोग यहाँ का बड़ा एथनिक ग्रुप है। इसके अलावा चाइनीज़ डिसेंट के लोग भी 20 से 25% के अराउंड जनसंख्या रखते हैं। पर मलय एथनिसिटी का डोमिनेंस है यहाँ पर, इस्लाम का डोमिनेंस है यहाँ पर धर्म के रूप में। मुस्लिम लोग 60% के अराउंड रहते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर ख़ास तरह की लीगल जुडिशियल कोर्ट्स इस्टेब्लिश हैं जो इस्लाम से जुड़े मुद्दों में जुरिस्डिक्शन रखती हैं।
यानी कि जो मुस्लिम समाज है उनके संपत्ति के विवाद, यानी कि इनहेरिटेंस के विवाद, विवाह शादी से संबंधित मैरिज से जुड़े हुए विवाद, या फिर फेथ, बिलीफ और ऑब्लिगेशंस जो हैं धर्म के प्रति, उसको लेकर के विवादों के लिए यहाँ पर ख़ास तरह की जुडिशल कोर्ट्स हैं जो नॉन मुस्लिम्स के मैटर्स को नहीं सुनती, सिर्फ मुस्लिम्स के ही मैटर्स को सुनती हैं, इस्लाम से जुड़े मुद्दों को ही सुनती हैं। इसके लिए यहाँ पर ख़ास अदालतें बनाई गई हैं। इतनी बात समझ में आई? समाज में जब आप इतने बड़े एक रिलीजन को एक्सपीरियंस करते हैं तो उसका डोमिनेंस नेचुरली हो जाता है। यही डोमिनेंस दूसरे ग्रुप्स को एप्रीहेंसिव बनाता है उस नेशन के प्रति कि हमारे अधिकारों को लेके बात होगी या नहीं। और मलेशिया के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है। मलेशिया अपने देश में सभी धर्मों को जगह देता है, इस बात को ध्यान दीजिए। उसने चाहे ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम को डिक्लेयर किया है, चाहे ऑफिशियल लैंग्वेज मलय है, लेकिन मलेशिया ये प्रयास करता है कि सभी रिलीजन्स के प्रति वो एक टॉलरेंट एटीट्यूड रखे। लेकिन टॉलरेंट एटीट्यूड रखना और किसी एक रिलीजन के प्रति सपोर्टिव या प्रिविलेज्ड होना, इन दोनों में फ़र्क है। दूसरों के प्रति आप टॉलरेंट हैं, जितना लेवल ऑफ आपका टॉलरेंस है उतनी जगह उस धर्म को मिल जाएगी। बट एक रिलीजन आपका घोषित राजकीय धर्म है, वो घोषित राजकीय धर्म है, द प्रोक्लेम्ड स्टेट रिलीजन, ये चीज़ नेचुरली उस रिलीजन को एक सुप्रीम पोजीशन दिलाती है बाकी मतों के, पंथों के सामने। ओके, सभी धर्म अपने आप को यहाँ पर एक्सप्रेस करते हैं और वो यहाँ नज़र आता है अलग अलग धर्म और नस्लों के द्वारा अपने अपने नए वर्ष मनाना। चाइनीज़ 15 दिनों तक अपना नया साल मनाते रहते हैं, वहीं यहाँ पर लाए गए हिंदू, सिख अपना अपना नया साल मनाते हैं, और क्रिश्चियन अपने त्यौहार जैसे क्रिसमस और ईस्टर मनाते हैं। ये सभी अपने अपने नए वर्ष मनाते हैं और उन नए वर्षों पर इन सब की मांग होती है और मलेशिया के ये प्रबंध होते हैं कि छुट्टियां घोषित की जाएं ताकि इस डाइवर्सिटी को साथ लेकर के चला जाए। आज के समय में अगर मलेशिया की बात करूं तो समाज घुल मिल कर के बना है। घुल मिल कर के बनने का मतलब, जैसे ब्रिटिशर्स यहाँ पर प्लांटेशन की खेती करने के लिए भारत से तमिल समुदाय के लोगों को लेकर के आए। उन समुदायों के लोगों के साथ यहाँ पर हिंदुइज़्म के लक्षण आए, हिंदुइज़्म के गुण यहाँ तक आ गए। लेकिन वहाँ से आए बहुत सारे समाज यहाँ आकर के क्रिश्चियन भी हो गए, उन्होंने क्रिश्चियनिटी अपना लिया, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिशर्स का डोमिनेंस था तो क्रिश्चियनिटी तो थी ही। तो तमिली लोग बड़े स्तर पर यहाँ आकर के क्रिश्चियन भी हुए हैं, लेकिन उनके साथ जो इंडियन कस्टम कल्चर मैनर है, द तमिलियन कस्टम कल्चर मैनर, वो तो यहाँ के समाज तक पहुँचा ही, वो यहाँ के समाज का हिस्सा बन गया। यहाँ की कुछ चीज़ें उन्होंने ग्रहण कर ली। ब्रिटिशर्स यहाँ पर पुलिस सिस्टम, सोल्जर्स, मिलिट्री सिस्टम के लिए सिखों को लेकर के आए, बड़ी तादाद में यहाँ पर सिख लाए गए। तो सिखों के साथ फिर सिखिज़म यहाँ आया, उनकी मान्यताएं, विचार, पद्धतियाँ यहाँ पर आईं। कुछ मान्यताएं, विचार और पद्धतियाँ उन्होंने यहाँ से ग्रहण कर ली। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्र से लोग यहाँ आते गए, बसते गए और धीरे धीरे एक एमेलगमेशन सी होती चली गई, जिसे मैं कहता हूँ मिला जुला सा समाज बनता चला गया। उस मिले जुले समाज में एक चीज़ ही है जो माइनॉरिटीज़ के लिए परेशानी का कारण बनती है, वो है किसी भी एक समाज का, एक धर्म का तादाद में बहुत ज़्यादा होना, नंबर्स में बहुत ज़्यादा होना, और वो फिर वहीं कहानी आ जाती है, दैट इज़ द मुस्लिम्स। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मलेशिया एक प्रोग्रेसिव इकोनॉमी की तरह बिहेव करती है। यही कारण है कि उसकी नीतियाँ जो स्तर पर इस्लाम के विचार बहुत स्पष्ट हैं, उन विचारों को तो लागू किया जाता है। जहाँ पर विचारों में स्पष्टता नहीं है, उन चीज़ों को आम जीवन पे या राष्ट्र की नीति पे, समाज के विचार व्यवहार में लागू नहीं किया जाता। आई बात चीज़ समझ में? जो बहुत क्लियर हैं एलिमेंट्स, वो तो लागू कराए जाते हैं, जो नहीं है क्लियर उन्हें लागू नहीं कराया जाता। ओवर बाय एंड लार्ज मलेशिया लॉ ऑफ द लैंड से चलता है, यानी कि उनके विधि विधान हैं और वो उन विधि विधानों से अपने राष्ट्र को चलाता है। जिन विधि विधानों में प्रयास किया जाता है
कि एक स्टेट क्राफ्ट किया जाए और उस स्टेट जिसमें कि मल्टीपल डाइवर्सिटीज़ हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए कानून बनाए जाएं। उन कानूनों से चलने का मलेशिया काम करता है। इतनी बात समझ में आई? चलें आगे। चलिए, मैं पर वही बताना चाह रहा हूँ कि जो जो विधि विधान पूरी तरह से स्पष्ट हैं इस्लाम के अंदर, वो विधि विधान लॉ ऑफ द लैंड की जगह लेते हैं, क्योंकि ये बात स्पष्ट है कि स्टेट रिलीजन इस्लाम है, इसको आप मना नहीं कर सकते। तो वो लॉ का बेस तो बन सकता है, पर जो बिल्कुल स्पष्ट विचारधारा है वही बनती है। इससे फिर किसी तरह का कोई क्योस नहीं रह जाता। लेकिन दूसरी तरफ एक ओपन और प्रोग्रेसिव सोसाइटी होने के नाते ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम से जुड़ने के लिए ये ज़रूरी है कि मलेशिया कानून ऐसे बनाए जो समावेशी हों, ऑल इंक्लूसिव हों, सबको साथ लेकर के चल पाएँ, सबको अपनी एस्पिरेशंस एक्सप्रेस करने का मौका मिले। इसलिए लॉज पे उन चीज़ों का डोमिनेंस भी रहता है, उन फोर्सेस का डोमिनेंस रहता है, द फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, द फोर्सेस ऑफ इकोनॉमी, द फोर्सेस ऑफ सेकुलरिज्म, इन चीज़ों का प्रभाव रहता है। तो आप इसे एक कट्टर इस्लामिक मुल्क की तरह नहीं देख सकते, उस रूप में नहीं इमेजिन कर सकते। आई बात समझ में? ये कहानी है। सामाजिक स्तर पर बहुत सारी भाषाओं का लोग यहाँ प्रयोग करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स यहाँ पर रहते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मैंने ओवरऑल बता दिया कि किस लैंग्वेज को सरकार की तरजीह मिलती है, किस धर्म को सरकार की तरजीह मिलती है, लेकिन डाइवर्सिटी में कोई कमी नहीं है, ना एथनिक लेवल पर न लिंग्विस्टिक लेवल पर। भाषाएं भी बहुत हैं और नस्लीय स्तर पर लोग भी बेअंत हैं। यहाँ पर अलग अलग एथनिक ग्रुप्स यहाँ पर रहते हैं। इतनी बात क्लियर? चलिए अब बात करते हैं हम इकोनॉमी की। देखिए, मलेशिया इस क्षेत्र में एक प्रोग्रेसिव इकोनॉमी के रूप में जाना जाता है। अगर मैं मलेशिया के शहर कोलालमपुर की बात करूं, तो उसने अपने आप को 2006-07 में उसकी 2 बिल्डिंग्स ऐसी बन रही थी जो उसका दावा था कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची बिल्डिंग होंगी अगर बन करके तैयार हो जाएंगी। ओके, तो इसका मतलब मलेशिया के कोलालमपुर ने खुद के भीतर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स डेवलप किया, सीबीडी कल्चर डेवलप किया, खुद को एक प्रोग्रेसिव इकोनॉमी में ढालने का प्रयास किया। मलेशिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसकी रिलेटिव पोजीशन। स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर जो वेस्टर्न रीजन है मलेशिया, उसकी लोकेशन आती है, और इसी के कारण ये तयशुदा बात है कि मलेशिया प्रोसेसिंग कंट्री में बदल जाएगा। प्रोसेसिंग माने द मैन्युफैक्चरिंग कंट्री, और उस मैन्युफैक्चरिंग का नेचुरली इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन होगा। तो इस लिहाज से मलेशिया ने अपनी उस रिलेटिव पोजीशन को कैपिटलाइज़ किया। आज के समय में मलेशिया एग्रेरियन से धीरे धीरे इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गया, और उसका आरंभ 1970-80 के दशक में ही हो चुका था। मलेशिया ने 1980-1990s में अच्छी प्रोग्रेसिव इकोनॉमी देखी। मलेशिया एग्रीकल्चर को अच्छा पुश देता रहा, जिसके कारण मलेशिया वर्ल्ड लेवल में टिन, रबर, इन चीज़ों और पाम ऑयल, इनका लीडिंग एक्सपोर्टर रहा है। टिन, रबर, पाम ऑयल। ट्रॉपिकल रीजन में जिस तरह की क्रॉप्स हो सकती हैं वो क्रॉप्स होती हैं। माइनिंग एक्टिविटीज़ जिस स्केल पर हो सकती हैं वो फुल फ्लेजेड स्केल पर होती हैं। देखिए, वॉल्केनिक रॉक्स होने के कारण इस रीजन में टिन का मिलना आम है, इसलिए टिन बड़े पैमाने पर मिलती है। हमने ये भी देखा था कि म्यांमार भी टिन बड़े स्केल पर एक्सपोर्ट करता है, टंगस्टन भी एक्सपोर्ट करता है। तो मलेशिया लीडिंग एक्सपोर्टर है टिन का, पाम ऑयल का और रबर का। तो ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, तो नेचुरली आप इमेजिन कर ही सकते हैं कि रबर और पाम ऑयल प्रोडक्शन आम बात है। उन्होंने जंगलों को बदल करके तेज़ी से नया कल्चर इस्टेब्लिश किया वहाँ पर, वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी कौन सी चीज़ें? दैट इज़ द प्लांटेशन। वो प्लांटेशन पर फोकस करते थे और वो प्लांटेशन यहाँ पर नज़र आता। आई बात समझ में? तो एग्रेरियन बेस मलेशिया का मजबूत रहा। उसी एग्रेरियन बेस के दम पर मलेशिया खुद को कन्वर्ट कर पाया इंडस्ट्रियल कंट्री में, और मलेशिया का ट्रायंगुलर ट्रेड रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुआ किसके साथ?
इंडोनेशिया और सिंगापुर के साथ। इंडोनेशिया और सिंगापुर के साथ मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर तीनों एक ट्रायंगुलर ट्रेड नेटवर्क बनाते हैं, जिसके तहत मलेशिया और इंडोनेशिया मिलकर के सिंगापुर को रॉ मटेरियल और चीप लेबर ऑफ़र करते हैं। वहीं सिंगापुर इन्हें टेक्निकल नो हाउ और फंड्स एंड फाइनेंसेस प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से मलेशिया को फंड्स एंड फाइनेंसेस के रूप में सिंगापुर का समर्थन मिला, टेक्नोलॉजी टेक्निकल नो हाउ के रूप में सिंगापुर का समर्थन मिला, और इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट्स पे होने के कारण इम्पॉर्टेंट लोकेशंस का तो फ़ायदा मिला ही मिला। तो अपनी कंट्री के रॉ मटेरियल और सराउंडिंग रीजन से स्किल्ड वर्कफोर्स और टेक्नोलॉजी टेक्निकल इन्फॉर्मेशंस को गैदर करके उन्हें प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करना, ये खासियत रही है मलेशिया की। तो मलेशिया शुरुआत लाइट मैन्युफैक्चरिंग से करता है, जिसमें चीप लेबर का प्रयोग होता है, जैसे कि टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। धीरे धीरे मलेशिया हाईटेक इंडस्ट्रीज़ की तरफ जाता है, जिसमें कि डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाना आता है, और आज की डेट में मलेशिया इन चीज़ों की प्रोडक्शन करता है। मलेशिया की 70% जनसंख्या शहरी है, आपको ये पता होना चाहिए। 70% पॉपुलेशन आज अर्बन है मलेशिया की। ये बड़ी अचीवमेंट मलेशिया ने गेन की। मलेशिया ग्लोबल इकोनॉमी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्लोबल प्लेयर्स मलेशिया में मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं। उसके द्वारा ऑफ़र होने वाली इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट पर उसकी लोकेशंस, उसके प्रोसेसिंग यूनिट्स, उसकी स्किल्ड वर्कफोर्स जो कि रिलेटिव टू दोज कंट्रीज़ सस्ती है। सिंगापुर का इम्पॉर्टेंट ऑटोमेशन सेक्टर जो कि आज हर हाईटेक इंडस्ट्री के लिए रिक्वायर्ड आर्टिकल है, और फाइनेंसेस ऑफ़र होना, और ये पूरा रीजन बड़ा पॉपुलेशन हब होना जहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज़ प्रोडक्ट्स कंज्यूम कराना चाहती हैं। तो मलेशिया उसके लिए एक अच्छा प्रोडक्शन सेंटर है। ओके, कोलालमपुर एक वेल कनेक्टेड सिटी है बाय द वे ऑफ वाटर्स, एयर एंड रोड। बहुत ही वेल कनेक्टेड कंट्री, बहुत ही वेल कनेक्टेड सिटी। यही कारण है कि मलेशिया टूरिज़्म में भी प्रगति कर पाया। मलेशिया एक अच्छी टूरिस्ट लोकेशन माना जाता है, मतलब कि जब आप हाई एंड टूरिज़्म एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, द रिच टूरिज़्म, तो मलेशिया उसकी श्रेणी में आता है। जब भी आपका टूरिस्ट पैकेज थोड़ा बेहतरीन होगा तो आप थोड़ा फिर मलेशिया की तरफ चले जाएंगे, सिंगापुर की तरफ चले जाएंगे। थोड़ा टूरिस्ट पैकेज इधर को रहेगा सस्ते की तरफ तो थोड़ा थाईलैंड की तरफ चले जाएंगे। ये फ़र्क आ जाता है। मैं अच्छा बुरा नहीं गिना रहा हूँ, मैं बस फ़र्क बता रहा हूँ। तो मलेशिया ने खुद को टूरिज़्म सेक्टर में विकसित किया, जो कि पोस्ट इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है। इतनी बात समझ में आई। मलेशिया की कुछ अपनी ही तरह की चुनौतियाँ भी हैं। वो चुनौतियाँ क्या हैं? देखिए, मलेशिया एक यूनिक एग्जाम्पल है धरती पर। अमूमन हम ये मानते हैं कि अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने से जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कम हो जाती है, फैमिली साइज़ रिड्यूस हो जाता है, फर्टिलिटी रेट घट जाता है। मलेशिया के केस में ये उस रफ्तार से नहीं हो रहा जिस रफ्तार से होना चाहिए। और इसके कारण क्या हैं? देखिए, कारण छोड़िए, पहले मतलब फिगर समझ लीजिए। मलेशिया में जो एवरेज फैमिली साइज़ है वो पहले के मुकाबले तो घटा है, वो 5 से रिड्यूस होकर के 3.2 पर आया, लेकिन समस्या का कारण ये है कि ये अभी भी ज़्यादा है। यानी कि एक परिवार 3.2 बच्चे अभी भी पैदा कर रहा है, और इस हिसाब से जनसंख्या वृद्धि में बड़ा योगदान देंगे, जो कि मलेशिया के रिसोर्सेज के ऊपर एक बर्डन है। क्योंकि अब आप तेज़ी से अर्बनाइज्ड हो रहे हैं, और अर्बनाइज्ड लाइफस्टाइल कंजम्पशन बेस्ड लाइफस्टाइल होती है। वो रिसोर्सेज को बड़े रेट पर कंज्यूम करते हैं, स्केल भी बड़ा होता है, रफ्तार और आयाम दोनों बड़े होते हैं। ऐसे में आप अगर जनसंख्या वृद्धि पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो ये बिल्कुल फैक्ट है कि आने वाले समय में आपकी डिमांड्स आपके रिसोर्सेज को क्रॉस कर जाएंगी, और फिर ये पॉसिबल है कि आप कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाएंगे अपने सराउंडिंग कंट्रीज़ से। क्यों? क्योंकि आप अपने लोगों की ज़रूरतों को इंपोर्ट करने में ही काफ़ी पैसा खर्चेंगे, जिससे महंगाई बढ़ेगी आपके मुल्क में। यदि आप अपनी ज़रूरत की चीज़ों को अधिकतर इंपोर्ट कर रहे हैं या कहीं से आ रही हैं, तो आपके घर का काफ़ी पैसा उस पर लगने से वो चीज़ें डियर